Hello friends, this is Sanjeev Tiwari. Welcome back once again to our educational channel Uthan the Rising. पिछले हफ्ते बल्कि पिछले सेशन में कहा जाए तो हम लोगों ने द सेम के साथ कब दैट का प्रयोग होगा, कब एज का प्रयोग होगा, इसकी चर्चा की। आपको मैंने उसको एक्सप्लेन किया, उस पर क्वेश्चंस भी हमने किया। आज मैं एक सवाल से ही अपनी सेशन की शुरू करना चाहता हूँ। एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जरा आप सब विचार करें कि अगर ये परीक्षा में सेंटेंस आपको दे दिया जाए इम्प्रूव करने के लिए या करेक्ट करने के लिए, तो आप इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जा देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाए कि आई गेव हिम a pen and the same was returned to me। एक सेंटेंस आपके सामने है। हम लोगों ने पिछले सेशन में द सेम प्लस नाउन के बाद एज या दैट के प्रयोग की बात सीखी थी। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके मैं जानना चाहता हूँ, आप कुछ सेकंड सोचें और बताएं कि ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। अगर एग्ज़ाम में ये सेंटेंस आ जाए तो आप इसके साथ नो एरर लगाएंगे या कहीं पे एरर ढूंढेंगे। अब विचार करें और विचार करने के बाद देखिए कि मामला क्या है। यहाँ पर देखिए द सेम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसीलिए इस सेंटेंस को रखा कि वहाँ द सेम आया है, द सेम की चर्चा हम लोग एज और दैट के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर न तो एज आया है न तो दैट आया है, कुछ भी नहीं आया है। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाए, कई बार आया भी है, तो आप इसको गलत मानेंगे। गलती ये है कि यहाँ पर ये जो द सेम का प्रयोग हुआ है, इस द सेम की जगह इट का प्रयोग होना चाहिए। द सेम की जगह इट का प्रयोग होना चाहिए। अब सवाल उठता है क्यों? आप में से बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान भी होंगे कि हमने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं। अमूमन हम लोग जब कोई हमसे कहता है कि मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, तो हम पलट के जवाब देते हैं कि विश यू द सेम। खूब प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऐसा कहते हैं तो द सेम वहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आता है। जब आप कहते हैं विश यू द सेम, तो आप वहाँ पर द सेम का प्रयोग क्रिसमस के बदले, न्यू ईयर के बदले आप करते हैं। और ख़ासकर बिजनेस वर्ल्ड में और लॉ की दुनिया में ये खूब प्रयोग होता है, द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। लेकिन आज मैं इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ही टिपिकल ग्रामर पूछा जाता है, बिल्कुल रूट की बातें पूछी जाती हैं। बिजनेस वर्ल्ड और लॉ की दुनिया को छोड़ दिया जाए तो अमूमन द सेम को लिटरेरी दुनिया में, फॉर्मल इंग्लिश में प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। चाहे वो फाउलर साहब हों, चाहे वो नेस्फील्ड साहब हों, तमाम लोगों का ये मानना है कि हम द सेम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करें, क्योंकि एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। और ठीक है, इनफॉर्मली बातचीत में आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी जाएंगे तो वहाँ पर द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में बताया गया है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। इनफॉर्मल इंग्लिश में, बोलचाल की दुनिया में, खासकर मैंने कहा कि लॉ के फील्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में इसका प्रयोग होता है। लेकिन आपकी परीक्षा के हिसाब से आपको चूँकि बिल्कुल फॉर्मल ग्रामर पूछा जाता है, आप द सेम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में ही करें। अगर आप उसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो ये एक बैड इंग्लिश मानी जाती है। तो यहाँ पर ही देखिए, ये जो सेंटेंस है, अक्सर लोग लिखते हैं कि वी रिसीव्ड योर लेटर एंड in the reply
टू द सेम। आगे कुछ भी मुद्दा जो है उस पर समझिए। लोग अक्सर इस तरह से लिखते हैं रिप्लाई टू द सेम, तो ये खूब चलता है इनफॉर्मली, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर द सेम की जगह आपको इट का प्रयोग करना चाहिए, इन द रिप्लाई टू इट, क्योंकि द सेम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। प्रोनाउन के रूप में द सेम का प्रयोग करना फॉर्मल इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जाता है। बी केयरफुल, ठीक है। तो ये किस का ध्यान, चूंकि हम लोग द सेम एज द सेम दैट की बात कर रहे थे, तो ये बात हमें याद आई कि इसको भी बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए और लोग उलझ के रह गए कि मामला क्या है। हमने तो इस तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं, विश यू द सेम, आप अक्सर बोलते हैं, लिखते भी हैं कि आई होप यू फॉर द सेम, आई होप। तो इस तरह से जो द सेम आता है वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो इनफॉर्मली ठीक है, बातचीत में चलेगा, यूज़ किया जाता है। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में आज भी द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करना अच्छा नहीं माना जाता। आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, आप संभालिएगा, और यहाँ पर आप इट का प्रयोग करेंगे अगर वहाँ पे कोई थिंग आती है तो, और ही या हिम आदि का प्रयोग करेंगे जब कोई पर्सन आएगा। जाहिर सी बात है, कोई पर्सन आएगा, पुरुष होगा तो ही आएगा, हिम आएगा, स्त्री होगी तो सी आएगा, हर आएगा, और कोई थिंग होगा तो इट आएगा। अगर वो प्लूरल में होंगे तो देम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे लेटर की जगह लेटर्स होता तो यहाँ पे देम आता, यहाँ पेन की जगह पेन्स होता तो यहाँ पे देम आता। जाहिर सी बात है, वो आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल की बात। लेकिन द सेम का प्रयोग आप प्रोनाउन के रूप में न करें, यही बुद्धिमानी है। देखिएगा जरा, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें चर्चा करते हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको लिस्ट में लिखाया था कि एज का प्रयोग, बट का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। आइए जरा देखा जाए कि कैसे होता है। तो अगर, अब देखिएगा कहाँ पे आएगा, अगर मान लीजिए एंटीसीडेंट के पार्ट में जो नाउन आया हो, एंटीसीडेंट के रूप में जो भी नाउन आया हो, उस नाउन के पहले सच अथवा एज का प्रयोग हुआ हो और इसके बाद कोई नाउन आया हो। जब ये कंडीशन होता है कि एंटीसीडेंट के पहले सच या एज का प्रयोग हुआ हो, तो ये जो इसके बाद आप रिलेट करने के लिए जो शब्द लेके आएंगे वो शब्द हमेशा एज होगा। ध्यान रखिएगा, अगर नाउन के पहले सच या एज आया हो तो नाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या जो एडजेक्टिव क्लॉज आएगा वो हमेशा एज होगा। अगर इस एज की जगह आपने हु, विच अथवा दैट, कुछ भी हु, विच अथवा दैट किसी का ही प्रयोग करने की कोशिश की तो ये रॉन्ग होंगे। आप यहाँ पर न तो हु का प्रयोग करेंगे, न तो विच का प्रयोग करेंगे, न तो दैट का प्रयोग करेंगे, हमेशा एज आएगा। कब? जब नाउन अर्थात जो एंटीसीडेंट है उसके पहले एज या सच का प्रयोग हुआ हो। जरा उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल से बात स्पष्ट हो जाएगी। आप कहेंगे कि दिस इज नॉट सच अ बुक as I prefer to read। देखिएगा, यह ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पे क्या आया? बुक के पहले क्या आया? सच आया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? एज। अगर इस एज की जगह आपने दैट लिखा तो रॉन्ग होगा। अगर आपने विच लिखने की कोशिश की तो भी रॉन्ग होगा। संभालिएगा, जब भी नाउन के पहले एज या सच आ गया तो उसके बाद रिलेट करने के लिए, क्लॉज बनाने के लिए या कनेक्ट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होगा वो एज होगा, हु, विच या दैट नहीं होगा। संभालिएगा जरा, एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। आप कहेंगे कि एज मेनी books as were, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा
नीडेड वर ब्रॉट, बल्कि बॉट कर दीजिए, ब्रॉट नहीं, वर बॉट, BOUGHT, या ध्यान दीजिएगा, एज मेनी बुक्स एज वर नीडेड वर बॉट, जितनी किताबों की आवश्यकता थी उतनी किताबें खरीदी गई। यहाँ पर क्या आया? एज। आप भूल के भी यहाँ पर आप एज की जगह दैट अथवा विच का प्रयोग नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे, गलत होगा, ठीक है, ध्यान से। तो एज का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। कब? जब हम एंटीसीडेंट के साथ एज या सच का प्रयोग करते हैं तो एज ही आएगा। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, बार बार सवाल पूछे गए हैं, बेवकूफ़ाना हरकत मत करिएगा, संभाले रहिएगा। अब आपको उन बातों से बाहर निकलना पड़ेगा कि पर्सन्स के लिए हु का प्रयोग होता है, थिंग्स के लिए विच का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग सबके लिए होता है, ये बातें बिल्कुल बताई गई हैं। लेकिन अब ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में एज ही आता है, सच का प्रयोग हु का प्रयोग या दैट का प्रयोग या विच का प्रयोग नहीं होता है। गॉट इट? देखिएगा जरा। इसी तरह एक कंडीशन आती है जब हम बट का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए करते हैं। मैं आपसे बता चुका हूं एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है रिलेटिव क्लॉज, या रिलेटिव क्लॉज का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन। ये चर्चा शुरू से हो रही है, हम लोग लगातार जो है सेशन दर सेशन में बात कर रहे हैं। तो कभी कभी हम वाक्यों को इस प्रकार प्रोड्यूस करते हैं कि वहाँ बट आता है और वो बट कोऑर्डिनेट करने के बजाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना होकर के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाता है और एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। आप जरा वाक्यों को देखें, फिर कहानी स्पष्ट होगी। जैसे मैं कहूं कि देयर इज नो वन बट, देयर इज नो वन बट लाइक्स दिस प्लेस। ये देखिए, देयर इज नो वन बट लाइक्स दिस प्लेस। अब यहां पर इस वाक्य को पढ़ के इसकी हिंदी पहले निकालने की कोशिश करिए। इस वाक्य की हिंदी है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे यह जगह पसंद नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसे यह जगह पसंद नहीं है। अब देखिए जरा, यहां जिसे आ रहा है, अर्थात ये जो बट है, ये बट यहां पर हु का सेंस दे रहा है, क्योंकि नो वन से पर्सन का बोध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पर्सन्स के लिए हु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस बट में हु छिपा हुआ है, लेकिन हु पॉजिटिव में नहीं, यहाँ इस बट का मतलब है हु डजंट। क्योंकि हिंदी याद करिए, मैंने क्या कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसे यह जगह पसंद ना हो, तो नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पे इस बट का मतलब है हु डजंट। अब देखिएगा, जब यहाँ पे नो वन आया, पर्सन की बात हो रही है, इसलिए बट को मैंने हु में लिखा। अगर यहाँ कोई थिंग होता तो ये विच भी हो सकता था। यही मैं अगले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, पहले इसको समझिए। अब इस वाक्य का मतलब क्या है कि बट देयर इज नो वन बट लाइक्स दिस प्लेस, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे यह जगह पसंद ना हो। तो इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, वो बट हु है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देयर इज नो वन who doesn't like। अब ध्यान से, यहाँ likes था, क्रिया में शीश लगा था, तो आपको पता है कि जब do does did लग जाता है तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेयर फॉर्म आती है, तो does लगते ही यहाँ जो likes है इसका s हट जाएगा। अब यहाँ like होगा, यहाँ likes मत लिखिएगा, कई बार सवाल आ चुके हैं, नंबर खो देंगे आप। who doesn't like this प्लेस, ये देखो, क्लियर हो गया। अब देखिए, स्पष्ट है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे यह जगह पसंद नहीं है, वो बट हु के बदले आ रहा है। इस तरह से कौन सी देखिए, आप कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज अ सल्यूशन। देखिए, तो फिर आपके सामने एक वाक्य है, देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज ए सोल्यूशन, मतलब
ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। ठीक। अच्छा एक बात और, जब ये करें कि देयर इज नो वन हु डजंट लाइक दिस प्लेस, ऐसा कोई नहीं है जो, थोड़ा सा मैं इस सेंटेंस को फिर से लिखता हूँ, अभी रुक जाइए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए और आसान कर लीजिए। देयर, अब ये देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैं इसको सिंपल में बदल दे रहा हूँ। जब कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जिसे जगह पसंद ना हो, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एवरी वन या एवरीबडी, जो भी कहना हो, एवरी वन लाइक्स दिस प्लेस। देखिए तो प्रत्येक व्यक्ति इस जगह को पसंद करता है, प्रत्येक व्यक्ति इस जगह को पसंद करता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है जिसे यह जगह पसंद न हो। अब देखिए जरा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया साहब। ये देखिए, आपने यहां पर ये पहले साबित किया कि बट यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, या रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, इस बट का मतलब हु है, वो साबित हुआ। अब मैंने इन दोनों वाक्यों को सरलीकरण कर दिया, मैंने इनको सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ है कि कोई ऐसा नहीं है जिसे यह जगह पसंद ना हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यह जगह पसंद है। क्लियर? अब उस सेंटेंस पे आइए कि देयर इज नो problem but has a solution। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम आया, थिंग है, तो यहां पर ये जो बट है, अब इस बट का मतलब है which doesn't। देखिए जब यहां प्रॉब्लम आया थिंग, तो थिंग के लिए which आता है ना, देखिए बट के लिए which doesn't। अब इसको भी आप लिख सकते हैं कि there is no problem which doesn't। अब फिर यहां भी होगा, जब डज आ गया तो इसके बाद वर्ब का मेन बेस फॉर्म आएगा, मूल रूप आएगा, ओरिजिनल फॉर्म आएगा। तो हैज का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? हैव है, इसलिए यहां पे हैज किस में बदल जाएगा? हैव अ सॉल्यूशन। देखिएगा जरा, संभालिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका भी क्या हो जाएगा? देखिए, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ये देखो, प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। आप आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एज भी रिलेटिव क्लॉज बनाता है या एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, और बट भी रिलेटिव क्लॉज बनाता है या एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। एक छोटी सी बात इस सेशन में और मैं बताना चाहता हूं, तो ये एक एरिया समाप्त हो जाएगा। इसको आप संभाले रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से, और इनको देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पर भी चीज़ें समझ में ना आती हों तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल बिल्कुल नहीं पूछते, जैसे एक तरफा, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, और जैसा कि कहा गया है कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा सा आप रुचि लेकर और इंटरेस्टेड होकर पढ़ें, चीज़ों को पूछना सीखें, क्वेश्चंस करना सीखें, इसका अपना आनंद होगा, बाकी आपकी मर्जी है। एक चीज़ देखिए, कभी कभी एंटीसीडेंट के रूप में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट अथवा विच अथवा हु का प्रयोग होता है। तो जब भी एंटीसीडेंट के रूप में व्हाट, विच या हु आए, तो इनके साथ रिलेट करने के लिए दैट का ही प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जब एंटीसीडेंट के रूप में कोई प्रोनाउन आए, तो ही और सी आए, तो भाई आप हु, हुम, दैट कुछ किसी चीज़ का ही प्रयोग कर सकते हैं, चर्चा हो चुकी है। दे आए, दोज आए, पीपल आए, वो अलग बात हो गई। मान लीजिए भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी तो होते हैं, आपके सामने हैं, हु, हुम, व्हाट, विच। तो अगर ये खुद ही आ जाए एंटीसीडेंट के रूप में, तो आप इनको रिलेट करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, विच का या हु का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, आप कहेंगे व्हाट इज दैट
troubles you so much। देखिए, what is that troubles you so much? देखिए यहाँ पे that आया, आप किसी भी कीमत पर यहाँ which का प्रयोग मत करिएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे who am I that should say this? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, say this, ठीक है। ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ जो ये बात कहे? देखिए, who am I that should say this, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला। अब देखो यहाँ पे that आया, अब आप अगर यहाँ पे who लिख दोगे तो कितना गंदा वाक्य होगा कि who am I who should, नहीं होता। आप कहेंगे which is that you want to take। देखिए, इसमें से कौन सा आप लेना पसंद करेंगे, आप कौन सा लेना चाहते हैं, इसमें से आपको क्या पसंद है। देखो यहाँ पे क्या आया, दैट आया। अब आप यहाँ लिख दोगे विच इज विच यू, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये संभालना है कि एंटीसीडेंट के रूप में कभी कभी वॉट, विच, हु भी आते हैं। जब ये एंटीसीडेंट बनेंगे तो इनके बाद आने वाला रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सी बातें हैं और प्रोनाउंस से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। आप अपने क्वेश्चन बैंक को जाके ध्यान से देखें तो कुछ चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल बेस होते हैं, जहाँ से सवाल बहुत पूछाते हैं घुमा घुमा के। क्योंकि प्रोनाउन पे सवाल जो बनते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है। प्रोनाउन एडजेक्टिव से भी जाकर जुड़ता है, प्रोनाउन नाउन से भी जाकर जुड़ता है, प्रोनाउन केसेस से जाकर जुड़ता है। इसलिए ये बड़ा चैप्टर है और इस बड़े चैप्टर का एक हिस्सा भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, चूँकि आपकी मांग थी। कायदे से शुरू से पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम शुरू से भी पढ़ाएंगे। अब शुरू किया है तो इनकी बाकी चीज़ों की भी चर्चा होगी, थोड़ा हमें टाइम दीजिए। तो चर्चा जारी रहेगी, नेक्स्ट सेशन में हम आगे की बात करेंगे। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें, इसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।